लिखो रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव, ठीक। यहां से हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। रॉबर्ट क्लाइव आया तो था बहुत पहले वो, ठीक। तो थोड़ा सा शुरू से ही लिखते हैं। लिखिए, लिखो रॉबर्ट क्लाइव भारत में, रॉबर्ट क्लाइव भारत में, रॉबर्ट क्लाइव भारत में 1742 में 1742 में क्लर्क की हैसियत से आया था। क्लर्क, ठीक है ना, क्लर्क की हैसियत से आया था, ठीक। धीरे धीरे देखो, योग्यता अगर होगी ना तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आ गया 1751, ठीक। 17, ये क्लर्क की, क्लर्क का मतलब होता है चपरासी। हकीकत में क्लर्क का मतलब क्या होता है? चपरासी, लेकिन दफ्तर वाला चपरासी, कॉपी किताब वाला चपरासी, ठीक। प्यून बोलते हैं इसको, बैंक के प्यून की नौकरी निकलती है तो वो बैंक का चपरासी होता है, लेकिन कागज वाला चपरासी होता है। रजिस्टर इधर लाओ उधर ले जाओ, ये वाला चपरासी होता है, ठीक। ये धीरे धीरे योग्यता इसके पास थी। हीरे को आप कहीं भी रखिए वो 1000 लोगों में चमकेगा, ठीक। तो ये धीरे धीरे अपने योग्यता के कारण सेना का कैप्टन बन गया। ये अंग्रेजी सेना का क्या बना? कैप्टन, ठीक। लिखो 1751 में भी गया नहीं है, ये रुक गया है। देखिए 1751 में ये भारत में अंग्रेजी सेना का कैप्टन बना। 1751 में यह भारत में अंग्रेजी सेना का कैप्टन बना, अंग्रेजी सेना का कैप्टन बना, ठीक ठीक। देखो इस चीज को बहुत ध्यान समझना है, ठीक। 1 2, ठीक। रॉबर्ट क्लाइव 1756 में ब्लैक होल की घटना घटित हुई। 146 लोग कमरे में बंद किए गए, 123 लोग मरे, 23 लोग जिंदा बचे। ये सारी घटनाएं हुई। प्लासी का युद्ध हुआ 1757 में। रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को क्या किया? पराजित कर दिया। उसके बाद में प्लासी के युद्ध के बाद रॉबर्ट क्लाइव बंगाल पे कब्जा किया। कब्जा करने के बाद में उसने कहा कि मैं जा रहा हूं अपने देश ब्रिटेन। तो यहां पर एक व्यक्ति को नियुक्त किया, हॉलबेल वगैरह यहीं पे थे। अंग्रेजों ने अपनी तरफ से बंगाल का एक नवाब बनाया जिसका नाम था मीर जाफर। फिर उसके बाद अंग्रेजों ने दोबारा बनाया मीर कासिम को। अब अंग्रेजों के द्वारा बंगाल के नवाब बनाए जा रहे हैं, ठीक। तो यहां से यहां तक वो क्या था? गवर्नर नहीं था, लेकिन शासन किया है वो। उसके बाद 1765 से 1767 ये गवर्नर बन गया। शासक यहां भी है, शासक यहां भी, लेकिन सही गवर्नर 1765 में बना, ठीक। तो लिखिए रॉबर्ट क्लाइव 1756 से 1757 तक, बीच में चला गया था अपने घर पे, याद हो तो बताए थे वहां पे आपको, ठीक। रॉबर्ट क्लाइव 1756 से 1757 तक, 57 तक अस्थायी तौर से, अस्थायी तौर से अस्थायी तौर से बंगाल का गवर्नर बना रहा, बंगाल का गवर्नर बना रहा, बंगाल का गवर्नर बना रहा। और 1765 से 1767 तक, 1765 से 1767 तक, 1765 से 1767 तक
यह बंगाल का अस्थाई और प्रथम गवर्नर बना। बंगाल का अस्थाई और प्रथम गवर्नर बना। ठीक, ठीक, हो गया। भले से कहो ये 1756 में आया है, अगर ये 1707 में आता तो इसको कौन मिलता? औरंगजेब। तो औरंगजेब इसको सही से बताता। ठीक, ये आया। अच्छा, मुगल काल धीरे 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 एकदम समाप्त की ओर जाए, एकदम समाप्ति पे जा रहा है। अभी वारेन हेस्टिंग आएगा ना, जो बंगाल के नवाब को हमने इलाहाबाद की संधि में दिया था 20 लाख रुपया वार्षिक पेंशन, याद है कि नहीं? अभी वारेन हेस्टिंग आएगा, कहा पेंशन बंद कराओ, इनकी पेंशन वगैरह सब बंद करवा देगा वो। ठीक, अब आगे सुनिए। 1777 में इसको इतनी प्रताड़ना मिली, ये बंगाल का गवर्नर था। 1767 में कहाँ चला गया? वापस अपने देश गया, ब्रिटेन। ब्रिटेन में जाने के बाद में इसको क्या हुआ, वहां जलील किया गया। जलील करने के बाद में ये बेचारा आत्महत्या कर लिया। कहाँ, कब? 1777। इसको आत्महत्या करनी पड़ी। और आत्महत्या तुमको पता है किस कंडीशन में होती है? या तो आप बहुत बेइज्जत हो जाएं, मतलब आत्महत्या साधारण घटना नहीं है। स्वयं से स्वयं को मारना ये बहुत बड़ी मुसीबत में होता है। तो इसने आत्महत्या कब की थी? 1777 में। ठीक, एक लाइन और लिखो तो इसके कारनामे बताते हैं। देखो, क्लाइव ने 1777 में आत्महत्या कर ली। 1777 में क्या कर ली? आत्महत्या। ठीक, आत्महत्या कर ली। अब देखो इस दौरान, अब सारी घटनाएं हम तुमको यहां की बताएंगे। देखो यहां लिख दे रहे हैं। देखो इधर 1765 से 1767 के बीच क्या हुआ, इसी घटना के बारे में बताएंगे। ये आया तो बंगाल को कितने जिले में बांट दिया? ये बंगाल को 30 जिले में बांटा, और प्रत्येक जिले के लिए एक डीएम बनाया, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिसको आज डीएम कहते हैं ना, डीएम साहब। पहली बार डीएम के पद का गठन किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव। उस समय डीएम का काम केवल एक होता था, भू राजस्व को वसूलना, जमीन के टैक्स को वसूलना। लेकिन आज डीएम के बहुत सारे काम हैं। ठीक, तो लिखिए, क्लाइव ने बंगाल को 30 जिले में बांट दिया। अभी बंगाल विभाजन नहीं हुआ है, बंगाल विभाजन 1905 में होगा। ठीक, देखो क्लाइव ने बंगाल को 30 जिलों में बांट दिया। 30 जिले में बांट दिया। क्लाइव ने बंगाल को कितने जिलों में? 30 जिलों में बांट दिया, और प्रत्येक जिले के लिए एक डीएम नियुक्त किया। लिखिए, और प्रत्येक जिले के लिए एक डीएम। डीएम का मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। प्रत्येक जिले के लिए एक डीएम नियुक्त किया। इस डीएम का काम उस समय क्या था? केवल भू राजस्व वसूलना। ठीक, लिख लीजिए इस लाइन को। प्रत्येक जिले के लिए एक डीएम नियुक्त किया। लिखिए, उस समय डीएम का काम केवल भू राजस्व को वसूलना था। उस समय डीएम का काम केवल भू राजस्व को वसूलना था। केवल भू राजस्व को वसूलना था। ठीक, भू राजस्व को वसूलना था। ठीक, ये आया तो एक तो था नजीमुद्दौला। ठीक, नजीमुद्दौला बंगाल का नवाब, लेकिन अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया है। और इधर रॉबर्ट क्लाइव है। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल वासियों से कहा, आज के बाद तुम लोग द्वैध शासन, दोहरा कर, एक कर तो नजीमुद्दौला लेगा, एक मैं लूंगा। देखो 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में
1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन लगाया, दोहरा शासन, दोहरा टैक्स, द्वैध शासन लगाया। ठीक, नजीमुद्दौला यहां से यहां तक बंगाल का नवाब है, लेकिन अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया नवाब है। ठीक, अब रॉबर्ट क्लाइव ने बताया बंगाल के जितने भी बंगालवासी थे कि एक टैक्स, एक राजा तुम्हारा कौन है? नजीमुद्दौला। एक राजा कौन है? रॉबर्ट क्लाइव। जैसे एक ही प्रधानमंत्री देश का होगा, एक ही राष्ट्रपति देश का होगा। ठीक, कहा दीवानी संबंधी कोई मामला होगा, दीवानी संबंधी, तो उसको हमारे पास लाना। लड़ाई झगड़ा का कोई मामला होगा तो कहां ले जाना? नजीमुद्दौला के पास है। सब बांटा गया ना इलाहाबाद की दूसरी संधि में, याद हो तो। यही हाल हुई यहां पे। अगला पॉइंट लिखिए, लिखिए रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी, रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी उत्तराधिकारी वरे लास्ट था, वरे लास्ट था, वरे लास्ट था। ब्रैकेट में शासनकाल लिख लीजिए। शासनकाल लिखिए, वरे लास्ट का उत्तराधिकारी, अगला पॉइंट, वरे लास्ट का उत्तराधिकारी कार्टियर था, कार्टियर। कार्टियर था। (1769 से 1772). ठीक, हाँ मतलब उसका अगला शासक। ठीक, बंगाल का ये तीसरा गवर्नर है, ये दूसरा है, और क्लाइव पहला था। ठीक, अब इसके बाद में एक खूंखार आतंकवादी आएगा जिसको बोलते हैं वारेन हेस्टिंग। ठीक, चलिए, ठीक, इसके बाद में ना कार्टियर का उत्तराधिकारी है, उसका नाम क्या है? वारेन हेस्टिंग। इसका शासनकाल शुरू होता है 1772 से 1774। फिर 74 में बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाएगा। इसी के शासनकाल में आता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। हेडिंग लिखिए, लिखिए वारेन हेस्टिंग, बंगाल का चौथा गवर्नर है ये। ठीक, वारेन हेस्टिंग। ठीक, ठीक, शासनकाल लिखिए, लिखो, लिखो या ऐसे शासनकाल ऐसे मत लिखिए, नीचे लिखो, लाइन में लिखो, हम बता रहे हैं। लिखिए 1772 से 1774 तक, 1772 से 1774 तक यह बंगाल का गवर्नर था, गवर्नर था। ठीक, अगली लाइन लिखो, 1774 से 1784 तक, 1774 से 1784 तक यह बंगाल का गवर्नर जनरल बना रहा। यह बंगाल का गवर्नर जनरल बना रहा। ठीक भैया, अब समझो यहां पे, पहले बात को समझिए। रॉबर्ट वारेन हेस्टिंग बंगाल का अंतिम गवर्नर है कि नहीं?
यही व्यक्ति क्या हो गया, बंगाल का गवर्नर जनरल। अब इससे कितनी लाइन तुमको याद करना, देखो एक ही व्यक्ति से 3 लाइन। बंगाल का अंतिम गवर्नर, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, और ये दोनों व्यक्ति एक ही है, वारेन हेस्टिंग। तो लिखिए, एक लाइन में लिखिए, लिखिए वारेन हेस्टिंग बंगाल का अंतिम गवर्नर, वारेन हेस्टिंग बंगाल का अंतिम गवर्नर, अंतिम गवर्नर। इसी के बाद गवर्नर का पद समाप्त करके गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक, बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग था, वारेन हेस्टिंग था, तथा बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, तथा बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग को ही बनाया गया, वारेन हेस्टिंग को बनाया गया। ठीक, अभी बताएंगे आगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में क्या क्या हुआ था, वहां से बातें समझ में आएंगी। ठीक, हो गया। ठीक, जो जो काम रॉबर्ट क्लाइव किया है उस काम को ये सब बंद करेगा। जो जो काम कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था उन सभी कामों को कौन समाप्त कर दिया था, जो काम कुतुबुद्दीन ऐबक करके गया था उन सभी योजनाओं को बंद कौन कर दिया था, इल्तुतमिश। दामाद था उसका, गुलाम था। इल्तुतमिश ने जो जो काम किया था उसका गुलाम और दामाद कौन था, बलबन, उसने सब समाप्त कर दिया था। कहानी बताई गई अगर याद हो तो। ठीक, आगे सुनो, इधर देखो। अब इसने क्या क्या काम किया है, काम में इसका लिखिए वारेन हेस्टिंग का कार्य, क्या काम किया है, बहुत आसान तरीके से समझिएगा। वारेन हेस्टिंग के कार्य, ठीक, कार्य। सबसे पहले तो उसने कहा अब द्वैध शासन बंद, आज के बाद बंगाल में द्वैध शासन समाप्त। अभी फिर आगे लग जाएगा। ठीक, लिखिए बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त किया। लगाया कौन था भैया, कौन लगाया था, बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त किया। अगला पॉइंट, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जागीर, बंगाल, बिहार, उड़ीसा की जागीर, की जागीर ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया, EIC। बंगाल, बिहार, उड़ीसा की जागीर को ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया। ठीक, ठीक, ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया। ठीक, अब अंग्रेज आए। अंग्रेज जब भारत आए तो देखिए भारत में हिंदू मुस्लिम बहुत चल रहा था। अंग्रेज सोचे कि ये तो बड़ा आसान है इनको तोड़ना। अंग्रेज ने सोचा कि हिंदू के पास जाओ तो बोलो मुस्लिम ऐसा बोल रहा था, मुस्लिम के पास जाओ तो हिंदू ऐसा बोल रहा था। एक नीति आई थी, डलहौजी लाया था। अभी डलहौजी को हम मिलाएंगे आपसे। ठीक, डलहौजी ने कहा था फूट डालो राज करो, एकदम स्पष्ट। सभी अंग्रेजों से कहा फूट डालो राज करो। कहा तुमको अगर एक भाई चौराहे पर मिल जाए तो उससे यही बोलो कि का भैया तेरे बड़के भैया काव कात रहे हो, तू का गरिया वरिया गए भाई। ठीक, अब बड़ा भाई या छोटा भाई जिससे ये बात कही गई है अब घर जाएगा तो उससे लड़ेगा। ठीक, तो वही फूट डालो राज करो। कुछ लोग पूछते नहीं है लेकिन अंदर अंदर दुश्मनी उनकी बरकरार रहती है। तो ये चीज कौन लेकर के आया, डलहौजी। उसने कहा हड़प नीति लाओ। हड़प नीति का मतलब दो भाई लड़ रहे हैं, पहुंचा कहा तुम दोनों राज करने के काबिल नहीं, हड़प लिया शासन को। कुशासन का आरोप लगा दिया, तुम शासन सही नहीं कर पा रहे हो। दत्तक पुत्र, पहले के राजा महाराजा के चाहे 20 मेहरारू रखे चाहे 50 मेहरारू, गिरधारे नायक होते हैं उनकी। ठीक, उनके बच्चे ना हो तो वो किसी और के बच्चे को गोद ले तो उसको बोलते हैं, गोद लिए हुए बच्चे को बोलते हैं दत्तक पुत्र। ठीक,
अंग्रेजों ने कहा आज तक जितने भी राजा किसी बच्चे को गोद लिए हैं वो बच्चा अब राजा नहीं बन पाएगा, दत्तक पुत्र राजा नहीं बनेगा। ये सारा नियम ले आते हैं अंग्रेज। ठीक, लिखिए अगला पॉइंट। द्वैत शासन को कहां समाप्त किया? सॉरी, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जागीर को किसको दे दिया? ईस्ट इंडिया कंपनी को। 1781 में इसने एक मदरसा बनवाया, अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया प्रथम मदरसा कलकत्ता में स्थापित किया गया। मदरसा का मतलब होता है उसमें उर्दू में या फिर जो भी मुस्लिमों की भाषाएं, अरबी है, उर्दू है, फारसी शायद होती है, इन्हीं सभी भाषाओं में इनको पढ़ाया जाएगा। अब हिंदू उधर फिर क्या हुए, कहा जब उनके लिए बनवाए हो तो हमारे लिए भी बनवाओ। तो एक बनारस में विश्वविद्यालय बनाया गया जिसको कहा गया संस्कृत विश्वविद्यालय। उसी का आज नाम है डॉक्टर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। उसकी स्थापना जोनाथन डंकन ने किया था और जोनाथन डंकन मुंबई का गवर्नर था वो। ठीक, लिखिए, देखो 1781 में अंग्रेजों ने कोलकाता की स्थापना कब हुई थी? 1698। लिखिए, 1781 में कोलकाता में अंग्रेजों ने एक मदरसा की स्थापना की। अंग्रेजों ने एक मदरसा की स्थापना की। ठीक, एक मदरसा 1781 में अंग्रेजों ने कोलकाता में एक मदरसा की स्थापना की। ठीक, देखो इधर, अब मदरसा की स्थापना हो गई मतलब मुस्लिम के बच्चे उसमें पढ़ेंगे। अब एक पार्टी खुश तो एक पार्टी तकलीफ में। हिंदुओं ने कहा तुम मुस्लिमों के लिए बनवाए हो तो हम लोगों के लिए बनवाइए। तो एक विश्वविद्यालय खोला गया, संस्कृत विश्वविद्यालय। संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना जोनाथन डंकन ने किया था। स्थापना कौन किया था? जोनाथन डंकन। ये मुंबई का तत्कालिक गवर्नर है, उद्घाटन करने आया था। ये स्थापना करवाता है विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय की। उसी संस्कृत विश्वविद्यालय का नाम 1772 में क्या कर दिया गया? डॉक्टर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी। ठीक, तो लिखिए, देखो 1782 में अंग्रेजों ने 1782 में अंग्रेजों ने वाराणसी में संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई। संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई जिसका नाम 1772 में, सॉरी 1972 में जिसका नाम 1972 में, कई सौ साल बाद, ठीक, 1972 में डॉक्टर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कर दिया गया जिसका नाम 1972 में प्रधानमंत्री कौन? इंदिरा गांधी। पूछू न पतरा तो इंदिरा गांधी। ठीक, सब कांग्रेस का दबदबा है। ठीक, पता ही इस समय 1972 में क्या लिखे भैया? डॉक्टर संपूर्णानंद विश्वविद्यालय कर दिया गया। ठीक, लिखो, इस विश्वविद्यालय की स्थापना मुंबई के तत्कालिक गवर्नर, इसकी स्थापना मुंबई के तत्कालिक गवर्नर जोनाथन डंकन ने किया था। वही 1782 में जोनाथन डंकन ने किया था। ठीक, इसकी स्थापना मुंबई के तत्कालिक गवर्नर जोनाथन डंकन ने किया था। ठीक, जोनाथन डंकन ने किया था। अगला पॉइंट,
अब ये वारेन हेस्टिंग बार बार देखे भारत में उस समय 2-3 ग्रंथ बड़े चर्चा में चल रहे थे। जैसे आप जाएंगे कहीं ना, तो लोग कहते हैं कि भैया गीता पे हाथ रख के कसम खाते हैं। ये बार बार यही चले, तो वारेन हेस्टिंग का ये गीता है कौन? तो पता लगा एक ग्रंथ है, तो कहा उस ग्रंथ को लाओ। तो गीता नामक ग्रंथ लाया गया। विलियम विल्किंस को बुलाया। नाम क्या था? विलियम विल्किंस। विलियम विल्किंस को बुलाया, कहा इस गीता नामक पुस्तक को हमारे पास लाओ। तो उसने खोला, कहा मत संस्कृत में लिखा है, कहा हम तो समझ सके लेकिन तू न समझ पाओगे। तो कहा लेकिन तेरे पास एक ऐसा ट्रांसलेट है जो तुम संस्कृत में पढ़ के अंग्रेजी में बता सकते हो। तो कहा बिल्कुल। तो कहा ऐसा करो, इतना तो समय है नहीं, तुम इस पूरी गीता को संस्कृत से अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर दो, एक बुक लिख डालो। तो विलियम विल्किंस ने गीता का अनुवाद अंग्रेजी में कर दिया। गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किसने किया है? विलियम विल्किंस ने। किसके कहने पर? वारेन हेस्टिंग के कहने पर। अब उस गीता में उपदेश दिए, अगर पता हो तो, भगवान कृष्ण के उसमें क्या है? भगवान कृष्ण के उपदेशों का संग्रह कहाँ है? गीता में है। ठीक। और भगवान कृष्ण की एक बहन थी, अगर पता हो तो, क्या नाम था? नहीं पता? एक बहन थी, उसका नाम था द्रौपदी। ठीक, मान लिए थे उसको बहन, तो बहन हो गई। उनकी बहन कौन थी? द्रौपदी की द्रौपदी, द्रौपदी शायद होता है। ठीक, ये इनकी एक क्या थी? मुंह बोली बहन थी, सगी बहन नहीं थी ये। भगवान कृष्ण ने इनको अपनी बहन मान लिया था। ठीक, गीता में पढ़ेंगे तो थोड़ा सा उल्लेख आपको इनका भी मिलेगा। ठीक, बाकी द्रौपदी से संबंधित अलग अलग पुस्तकें, जैसे लक्ष्मण गीता। लक्ष्मण गीता एक बुक है। उस बुक में लक्ष्मण और केवट, यही निषाद राज वाला, केवट और लक्ष्मण के बीच रात भर जो बात हुई थी, उसी बात को, संग्रह को एक व्यक्ति ने लिख दिया, और उसका नाम क्या रखा गया? लक्ष्मण गीता। वैसे द्रौपदी के बारे में एक स्पेशल बुक लिखी गई है बाकायदा, और कभी द्रौपदी के बारे में पढ़ लोगे ना, तो बिना रोए तो फुर्सत ही नहीं है। ठीक, इतना भयानक प्रेम है भगवान कृष्ण का, और किससे? द्रौपदी से। कहानी तुमको बताए हैं ना एक बार, कि शिशुपाल का वध कर रहे थे, तो उंगली से चक्र निकला था भगवान के पास, वही कट्टा की जगह चक्र रहा। चक्र निकला तो गया, तो कुछ दिक्कत नहीं हुई। जब उनके गर्दन को काट के वापस उंगली में पहनने के लिए आया ना, भगवान की हमेशा इसने करो रात रहा वही है। ठीक, तो उनकी उंगली में जब फंसा भैया ना, तो उंगली छिल गई। और वापस घर आए तो कितनी पत्नियां खड़ी हैं? 16,108, ज्यादा हो गया, 16,100, इतनी पत्नियां खड़ी हैं, सब चिरकुट हेरे लगी। वहीं पर कौन खड़ी थी? द्रौपदी। एकदम नई साड़ी पहने थी, तुरंत अपनी साड़ी को फाड़ के उस उंगली पे लगा दिया, और सारी जितनी पत्नियां थी सब इधर उधर ढूंढ रही थी। भगवान कृष्ण ने कहा कि परेशान ना रहो, इसका हम तुम्हें एक समय आएगा, पूरा सूत समेत वापस करेंगे। तो कहा कि एक धागा का 10,000 साड़ी। तो द्रौपदी को पता था, इसका मतलब हमको कभी न कभी किसकी आवश्यकता होगी? सड़िए की दिक्कत होगी। जब वही चीर हरण हो रहा था ना, तो सबसे पहले 5 पांडव बैठे थे, फिर बैठे थे तमाम लोग और बैठे थे। दुर्योधन और दुशासन मिलके साड़ी खींच रहे थे। उसी समय भगवान ने उनको अपनी सारी साड़ियां क्या कर दी? गिफ्ट कर दी। और कहा ही तो ब्याज दे, यहाँ ब्याज दिया गया था। कहा मूलधन तो बाकी है, अगर पूरा अमाउंट दिया। अब तो आपको पता है ना ये चीज, आपको ए पता है, पी पता है, SI या फिर CI। ठीक,
ये केवल दिया गया था, भगवान कृष्ण ने इसको दिया था। भगवान कृष्ण जब पहुंचे सभा बीच ना, तो द्रौपदी ऋषियान रही, तो पूछे उनसे कि काहे गुस्सा काहे हो, तो बताई कही कि कितना देर में काहे आयो, तो कही एक तो तू द्वारिकाधीश के बहन, अरे राजा की बहन हो, और गुस्सा किसके लिए हो, एक चिरकुटे साड़ी की तरह गुस्सा नहीं हो, और पूरा महल साड़ी से भर गया था, तो सारी साड़ियां गिफ्ट भी हो गई थी, वो गुस्सा किसके लिए थी, साड़ी के लिए। ठीक, तो वही हाल है यहाँ पे। विलियम विल्किंस आया, अनुवाद किसने कर दिया, अंग्रेजी में। कैप्टन वारेन हेस्टिंग पढ़ा, पढ़ने के बाद रोने लगा, कहा कि इतना भयानक इतिहास है भारत का। तो इसने कहा इनको तोड़ पाना इतना आसान नहीं है। ये अंग्रेजी साम्राज्य का बंगाल में वास्तविक संस्थापक है, इसने लोगों को और बरगलाया फिर। ठीक, इसी के शासनकाल में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 भी आ गया था। ठीक, इसको हम लोग कल देखेंगे।